फंक्शन स्क्रीन पर देखोगे तो अच्छे से दिखेगा वो क्योंकि कैमरा तो कैमरामैन जो ना उसको एकदम से जगह दिया जाता है, जस्ट जो सर्जन उनके बगल में, क्योंकि लाइट में ज़्यादा लोग बैठे थे ना, 500 550 डॉक्टर बैठे थे और उसमें एंट्री के लिए अलग से 10,000 मांग रहे थे। कोई मतलब नहीं है 10,000 का, कुछ देखना ये तो लाइव भी देख सकते हैं, कोई जरूरी थोड़े कि ओटी में जाके देखेंगे तभी। सर्जरी में यही होता है, बस आपको देखने को ही मिलेगा। और अगली बात देने की तो सर्जन को करें ना कि आपको हाथ में पकड़ा देना है, बाकी कोई देता नहीं है। ये टेक्निकल चीजें कोई बताता भी नहीं जल्दी से, नहीं कोई नहीं देता है, तो ये नहीं देता है कोई। कितना भी अच्छा सर्जन हो कि अपने स्टूडेंट को लेकर कोई थोड़ा सा स्टार्ट करो या देखो कि अंदर कहाँ पे घाव है या क्या चीज़ है या इंजेक्शन कहाँ पे लगाना है तो लगाओ, बस दिखाते हैं। और कोई अच्छा सर्जन हो तो बता देंगे कि नहीं देखो इस एंगल पे लगाते हैं 90, 45, 60, बस इतना है दिखाते, मतलब करवाते नहीं हैं। ये आयुर्वेद सर्जन का एक विशेषता है, आयुर्वेद के सर्जन का एक गुण है, देते नहीं। एलोपैथ वाला दे, एलोपैथ वाले तो पहले दिन इंटरव्यू तो आपको वॉश करा देंगे तुरंत, वॉश करके आओ पेंटिंग करो। पेंटिंग का मतलब जिस एरिया में ओरिजिनल है उस एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए विटामिन का मूव करते हैं, लेप करते हैं, उसको हम लोग पेंटिंग बोलते हैं। पेंटिंग भी नहीं करवाते, पता है पेंटिंग तो करवाना चाहिए ना, जब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट को तो पेंटिंग तो होना चाहिए ना कि फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड पेंटिंग होगी। जैसे मान लो कोई इनवर्टर एरिया, ये इनवर्टर एरिया हो गया ना, ये इनर कैनाल हो गया और फिस्टुला हो गया यहाँ पे। इसमें देखते हैं कि 3, 7, 11 होगा, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, तो अक्सर ये 7, 11 ठीक ना, तो 7, 11 पे पाइल्स मान होता है, ये 3 यहाँ पे अक्सर होता है। हम इन्वर्टर कैनाल को क्लॉक के हिसाब से देखते हैं, ये क्लॉक हो गई ना, ये 12, 6, 3, 9, तो जो 3 वेन आती है जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए इन्वर्टर एरिया में, तो एक 7 ओ क्लॉक खुलती है, एक 11 पे और एक 3 पे, तो उसको बोलते हैं 3, 7, 11 ओ क्लॉक, ऐसे लिखते हैं ना। तो अक्सर यहाँ पे होता है पाइल मास, अक्सर यहाँ पे होता है एक्सटर्नल पाइल मास। एक्सटर्नल पाइल 2 तरह होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल इस एरिया को खुलेगा या इस एरिया पे या इस एरिया पाइल से बात होगी, तो उसमें दिखाना क्या बताते भी नहीं, कुछ पढ़ ही जान सकते हो। तो एक बार कोई सर्जन अच्छा बता देगा 3, 7, 11 क्या होता है, फिर तो आपको ही जज करना कि ये किस पे है। अब ये नहीं, ये ज़्यादातर यही होता है, अब ये थोड़े डिजाइन पे नहीं हो सकता, ठीक ना। ये हीमोरॉइड की बात है, 3 डिजीज में मुख्य होती है इसमें, हीमोरॉइड यानी पाइल्स बोलते हैं उसको, एक होता है फिशर, फिशर को कहते हैं क्रैक, एनल कैनाल में क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक। एक होता है फिस्टुला, उसको भकंदर बोलते हैं। जो फिशर होता है मोस्टली जो होता है फीमेल में 12 ओ क्लॉक होता है और मेल में अक्सर 6 ओ क्लॉक होता है, अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी के हिसाब से ही होता है, ठीक ना। तो ये मुख्य रूप से 3 ही बीमारी होती हैं, बाकी तो एनल प्रोलेप्स हो गया, गुदभ्रंश हो गया और पाइलोमेट्री साइनस, ये सारी चीज़ें अलग हैं, इसके लिए आस-पास के एरिया होती है। और ये जो एनल कैनाल के आस-पास के एरिया में 2 अंगुल प्रमाण में कहीं भी कोई भी पीडिका मतलब फ्यूरोंकुलोसिस, फ्यूरोंकुलोसिस माने बाल की वजह से जो थोड़ा फंक्सी होता है, ओवरटूट करता है ना, हाँ थोड़ा फंक्सी होता है उसको फ्यूरोंकुलोसिस बोलते हैं। उस एरिया में 2 अंगुल प्रमाण में कोई भी पीडिका अगर दिख रही है तो आप ये मान लो कि ये फिस्टुला का ही प्राइमरी रूप है। होता क्या कि फ्यूरोंकुलोसिस माने ये स्किन हो गई, इसमें हेयर होता है ना, ये हो गया। हेयर में क्या होता है, इस ये एरिया आपका इनवर्टर एरिया क्या होता है कि हमेशा ये मॉइस्चर होता है, यहाँ पे मॉइस्चर हमेशा होगा गर्मी के दिनों में, तो मॉइस्चर होगा तो यहाँ पे फंगस डेवलप करेगा ना, भाई
बेस पे फंगस डेवलप करेंगे। जब फंगस डेवलप करेंगे तो ईचिंग होगी। ये पहला लक्षण है कि अगर फंगस डेवलप किया तो ईचिंग इसका प्राइमरी कैरेक्टर है और मेन कैरेक्टर। ईचिंग होगा तो आप हाथ ले आके थोड़ा सा खुजली करोगे, खुजली करके आप भाई नेचुरल है कि अगर यहीं पे अगर ईचिंग हो, चाहे आप कितने भी सीरियस हो पढ़ने में या किसी भी काम में बिजी हो, अगर मोबाइल में भी हो टेक्निकल बातें हो रही हैं, अगर ईचिंग यहाँ हो रही तो आप हाथ अपने आप चला जाएगा। ये तो सिस्टम है ना, रिफ्लेक्स एक्शन होती है। तो यहाँ तो हो गया फंगल का इन्फेक्शन, आपने नाखून मार दिया, अब ये नाखून मार दिया तो ये इन्वर्ट हो गया, देख रहे हो ना, ये जो बाल है ना, बाल का जो ये इन्वर्ट हो गया। अब इन्वर्ट हो गए ये इधर, अब ये इन्फेक्शन कर दिया, फंगस पहले ही से ये इन्फेक्शन करके एक छोटी सी पीढ़ी का आएगी। ठीक, तो आप देखोगे तो कहोगे कि थोड़ा सा बड़ा हो गया तो पेन करेगा, पेन इसलिए करेगा कि वहाँ तो थोड़ा स्वेलिंग हो जाएगी इस तरह से। ठीक, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट में वही एमोक्सिसिलिन ग्रुप या एम्पिसिलिन कोई भी ग्रुप चला देगा। तो ये यहाँ पे जो इन्फेक्शन है फंगल और थोड़ा बैक्टीरियल का इन्फेक्शन होगा तभी इन्फ्लेमेशन होगा, नहीं तो फंगल में नहीं होता है, या तो मिक्स हो जाए तभी हो जाए। तो यहाँ पे हो जाता है थोड़ा सा स्वेलिंग टाइप का, तो ये डिजॉल्व हो गया, ये अंदर का जो भी मटेरियल है जेबिस मटेरियल ये डिजॉल्व हो जाएगा और सब साइड होकर ये चीज उसी पड़ी रहेगी। बस आपको पेन फील नहीं होगा, वहाँ की स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, सारी चीजें आराम हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि 5 दिन की दवा में हम आराम हो गया, हमने मतलब सही हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये क्या करेगा कि आप 1 महीने बाद खाना पीना हाथ गया और जो भी अच्छा है कुछ तो वैसा सब एक साथ सही नहीं रहता ना, तो ये क्या होगा फिर अंदर से थोड़ा सा कैविटी बनाएगा, पहले से थोड़ा सा बड़ा बनाएगा, क्योंकि जो आसपास के टिश्यू को ना वो डैमेज करके अपनी बैक्टीरिया जो अपनी कॉलोनी को बढ़ाने के लिए उसको जगह चाहिए ना, इतना बड़ा बना दिया। फिर आप डॉक्टर के पास से डॉक्टर आप दवाई देते हुए लग रहा है कि काम नहीं किया, थोड़ी अच्छी दवाई दीजिए तो आप एमोक्सिसिलिन को घुस जाएंगे, एमोक्सिसिलिन। ठीक, अब फिर इसको आपने सही कर दिया, फिर कुछ दिन बाद ये एरिया बड़ा हो गया। अब ये बड़ा एरिया होते होते ये इतना बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये इसमें थ्रोम्बिंग पेन हो जाएगा, जैसे मुक्का मारने वाला दूसरा होता है। तो आप बार बार जाओगे फिर से उनके पास तो बताएंगे ठीक है, आपका लग रहा है कि थोड़ा आ गया अंदर। ठीक, तो नॉर्मल अगर सर्जन रहेगा तो इसको ऑपरेट कर देगा, इसको ऑपरेट कर देगा, ऑपरेट करके निकाल दिया जो भी मवाद है। देखिए कुछ टिश्यू यहाँ पे ये इस तरह का एरिया होता है ना कि यहाँ पे जो इसकी एनाटॉमी होती है कि जल्दी अगर एक बार पीढ़ी का हो जाती है ना जल्दी ठीक नहीं होता है और इनवर्ट मूवमेंट करता रहता है। इसी को बोलते हैं हम लोग फिस्टुला, जिसका एक मुंह तो अंदर की तरफ होता है और दूसरा मुंह बाहर से बंद होता है। भाई हमने दवा दिया तो ये एरिया तो बंद हो गया ना, ये तो केवल इनवर्ट इन्फेक्शन हो रहा है ना। अब इन्फेक्शन होते होते ये आ गया पूरा टिस्टियोरेक्टल पेल्विक रीजन के पूरे उसमें। ठीक, पेन थ्रॉम्बिंग होएगा, बार बार आप डॉक्टर के पास जाकर कंप्लेंट करो, डॉक्टर से मतलब ये 2-4 डॉक्टर आ गए, कुछ जोड़ा छाप डॉक्टर भी हैं, वो अपना बत्ती डाल देंगे यहाँ पर। भाई कुछ है ना जो हमने सोचा कि हम थोड़ा उनसे के स्पेशलिस्ट हैं, तो वो डाल देंगे बत्ती यहाँ पर, बत्ती डालते जाते ये फिर घाव को फाड़ दिए, लेकिन कुछ एरिया यहाँ पर बचा रह गया और लास्ट में ये हो जाता है फिस्टुला इन। ठीक कैसे होता है, क्योंकि आपका रास्ता जो जेबिस निकलने का एक रास्ता होना चाहिए ना, ये तो निकल नहीं पा रहा है, होता क्या है। अब ये एनोरेक्टम, ये एनो कैनाल है, अब ये एरिया हो गया पेल्विक है। अब 2 अंगुल प्रमाण में कहीं भी हो सकता है, मान लो यहाँ पर हो गया, तो किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे जो सर्जन है, आयुर्वेदिक सर्जन स्पेशलिस्ट, एलोपैथी के पास जाओगे आपको ये सीधे पूरा कट कर देगा, इतना काट देगा ना कि जो ये इसमें जो रिंग होती है एनो कैनाल की जो रिंग जो फीकल मैटर को ऊपर इलियम कोलन में उसमें जो फीकल मैटर जो होता है, तो फीकल मैटर का एरिया इस तरह से होता है 2 तरह से, ठीक ना। इसमें फीकल मैटर भरा होता है, ठीक ना आके, तो ये क्या करते हैं पूरा कट कर देते हैं रिंग को ही। अब रिंग को कट करने का मतलब एक बार अगर रिंग कट गई पूरे अच्छे से तो फिर रिजेनरेट नहीं हो पाती, एक बार रिंग कट गई तो फिर वो सही से बन नहीं पाती। ठीक, और फिर आप कंप्लेन करोगे डॉक्टर साहब तो बैठे बैठे रहते हैं, फ्लेटस पास हो जाएगा, तो वो कहेगा कि अरे आपको तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई और फिर इसका प्लास्टिक सर्जरी करवाइए, कुछ करवाइए इस तरह से। फिर बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो फिर ठीक नहीं होती। नेवर एक बार एनोरेक्टल कैनाल का स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना तो फाइब्रोसिस होने के बाद स्ट्रक्चर हो जाता है, जैसे मान लीजिए कैनाल का एरिया ये है और फिर स्ट्रक्चर हो जाएगा ना तो कुछ चीज़ें
अब ये गोल होता है ना, अब यहाँ पे घाव हो गया, ये घाव बच जाएगा ना, तो इस तरह से हो जाएगा फाइब्रोसिस की वजह से, ठीक है। फिर ये गोल नहीं हो पाएगा अच्छे से, पर गोल कब होता है, जब छार सूत्र एप्लीकेशन होता है। छार सूत्र इज द बेस्ट प्रोसेस इन द फिस्टुला एंड, ठीक। ये क्या करता है, जो छार सूत्र है, ये आइस जो होता है ना, आइस क्यूब मैकेनिज्म, जैसे हम बर्फ की सिल्ली रख दें और बर्फ की सिल्ली को ऊपर से कोई चाकू अगर ऐसे काटे तो हम काटते काटते ऊपर से बीच में आ जाएगा ना, तो ये एरिया भरता जाएगा, भर जाता है नहीं। कभी देखो ना बर्फ का टुकड़ा बड़ा था, आप ऊपर से ऐसे प्रेशर लगाओ तो आप काटते जाओगे, नाइफ जो है आपका दूसरे रास्ते से निकल जाएगा, तब तक ऊपर से सब भर जाएगा। देखिए ना, अरे यार इसको इमेजिन की होगी नहीं कभी आप कि मान लो एक बर्फ जो बेच रहे हैं सब, उसको आज देखना रख दो और एक धागे से उसको ऐसे दोनों तरफ से प्रेशर लगा दो, ऐसे काटते काटते दूसरे साइड से निकल जाएगा, तब तक ऊपर वाला एरिया चिपक जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर बन जाती है, ठीक ना। तो जस्ट लाइक आइस कटिंग मैकेनिज्म पे ही छार सूत्र काम करता है। हम क्या करते हैं कि पीड़िका मान लो यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे प्रोब डाला, प्रोब डाल के ये जो भकंतर है इसका एरिया इस तरह से है ना, तो भी प्रोब वैसी जाएगी, एकदम जाती है। प्रोब क्या होती है? प्रोब का मतलब एक स्टील नहीं, तांबे का या चांदी का होता है, इस तरह का होता है, ठीक। तार, हाँ तार नहीं, हार्ड मटेरियल होता है लेकिन बहुत मेलिएबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, मतलब आप किस तरह से मोड़ो ना। सर टीवीएस इंस्ट्रूमेंट में जो होता है एक प्रोब, ठीक है, नहीं प्रोब हम लोग इसी को बोलते हैं, जैसे उसमें छार सूत्र में ना, जैसे इस तरह से होता है, ये या तांबे का वायर टाइप होता है, और उतना भी नरम नहीं होता है कि किसी भी चीज को वो मतलब घेर कर दे, थोड़ा सा हार्ड होता है। प्रोब डालना पड़ेगा ना, दिखा देंगे। तो आप क्या करते हैं, इसमें प्रोब डाल के हम थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, तो प्रोब जब आप काम करने लगोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही डायरेक्शन में जा रही है। जब हमको ज़्यादा मैकेनिकल प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, तो हम जानेंगे किसी एरिया दूसरे एरिया जा रहा है, हेल्दी टिश्यू को इंजेक्ट करा, पर इसमें जब लगाएंगे ना, तो ये आराम से एकदम इस तरह से घूमते 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 यहाँ तक आ गया। केवल के नाम ये उंगली डाल के देखते हैं और प्रोब को फील करते हैं, तो जिससे यहाँ पे कोई चीज़ फील होगी ना, इस तरह से जब दबाएंगे तो महसूस हो जाएगा कि लग रहा है कि हमारा प्रोब इस पर टच कर रहा है, यानी हमारा प्रोब सही रास्ते पर गया है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से प्रोब डालते डालते यहाँ पे अब एनर कैनाल के एरिया में इसमें एक छेद कर देते हैं, ये यहाँ तक आ गया, दूसरा एरिया यहाँ पे ही है। अब इसको यहाँ से और यहाँ से इसको लाइगेट करके धागा बांध देते हैं, ये बांध दिया हमने ना, अच्छे से बन गया। अब क्या करेगा धागा चूंकि छार सूत्र का है, तो ये मेडिकेटेड थ्रेड है, इसमें छार सुई चीज होता है, उसका मिला के अपामार्ग छार और हल्दी तीनों का होता है। देखो इसमें होता है छार, ठीक, छार में अपामार्ग छार, अपामार्ग छार, अपामार्ग छार आप पढ़े हो, अपामार्ग तंडुली अध्याय पढ़े हुए ना, इसमें चरक में शायद दूसरा या तीसरा चैप्टर होगा, दूसरा है लेकिन स्किप कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं, आगे एग्जाम में आता ही नहीं। अरे यार यही तो इसी का तो इम्पोर्टेंट है भाई, कि छार कैसे बनाना है उसी चैप्टर से जानोगे आप, उसी चैप्टर से आप जानोगे कि छार कैसे बनाते हैं। और अपामार्ग क्या होता है, जब आप कभी जंगल में या झाड़ियों में कहीं घूमते हैं तो जीन्स या मतलब कपड़े में नहीं लग जाता है दाने दाने चावल बनाने की तरह सा, चिचिड़ी बोलते हैं उसको, आयुर्वेद में चिचिड़ी नहीं बोलेंगे ना, इसको हम छार वो बोलेंगे अपामार्ग। अपामार्ग तंडुलीय अध्याय आपका एक चैप्टर है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है नॉलेज के हिसाब से, और एग्जाम में भी पूछता है, ठीक ना। ये चीज है, आपने यहाँ से छार ले लिया, छार कैसे बनाते हैं, इसका पूरे प्लांट को जड़ से उखाड़ लेते हैं, ठीक, ले आके सूखे में उसको सुखा लिया अच्छे से, जब सूख गया तो इसके पूरे पंचांग में सब आ जाता है, मतलब जड़, तना, पत्ती, पुष्प, ये सब, और ये मतलब तना, उसका सारे पंचांग को लेकर उसको धूप में नहीं, इसे छाया में सुखा लेंगे, फिर इसको जला देंगे। जलाने के बाद जो उसका ऐश मिलेगा, ऐश में तो सब मिलेगा ना, मतलब खराब चीजें अच्छी चीजें सब मिलेंगी। तो इसके बाद उसको बाल्टी के पानी में 7 बार धोते हैं, 7 बार मतलब कि एक बार खूब बढ़िया से धो लिया, फिर दूसरे बाल्टी में डाल के पूरा फिर धो दिया, धोते धोते आपको बहुत थोड़ा सा मटेरियल मिलेगा,
ठीक ना। ऊपर का जो है उसको छान के फेंक देते हैं, ठीक। नीचे का मिलेगा वो थोड़ा सा पार्ट लास्ट में, वही होता है अच्छा। तो ये चीज मिल गया ना, तो उसको पकाते हैं अग्नि से। पहले तो अग्नि से जलाएंगे, फिर उसको पकाते हैं। तो छार में 3 तरह के होते हैं, एक मृदु छार होता है, एक मध्य छार होता है, एक तीक्ष्ण छार होता है, ठीक। तो छार का एप्लीकेशन आप पाइल्स मास पे डायरेक्ट भी यूज छार कर सकते हो। छार पे वो छार होता है तीक्ष्ण छार, उसमें दिया हुआ है, मैंने नेट पर भेजा था हमने कि पाइल्स मास को आप सीधे पाइल होल्डर से थोड़ा सा रिट्रेक्ट करके प्रोक्टोस्कोप से उसको सीधे स्पून से लेके लगा देते हैं पाइल मास को, और लगाते ही आप 60 तक गिनोगे ना तो उसका कलर नीले रंग का हो जाता है। जैसे जम्बू फल होता है ना, जामुन का फल होता है जैसे, एकदम वैसे ही ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक ना। तो आप जान लो कि आपका एप्लीकेशन सही हुआ है और हमारा काम एकदम सही हुआ है। वो पाइल्स मास क्या हो जाता है, नेक्रोटाइज हो जाता है, उसमें जो सर्कुलेशन है ना वो खत्म हो जाता है। और जब जाने जब कोई चीज एरिया अगर नेक्रोटाइज हो गया, सर्कुलेशन खत्म हो गया, तो उसको मान लेते हैं कि ये इसका काम खत्म, ठीक। भाई जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, नेक्रोटाइज हो तो मर गया ना, तो वो धीरे धीरे झड़ के निकल जाता है, ठीक। तो वो एप्लीकेशन जारी करते हैं, तो वो छार काम करते हैं, लेकिन हमें छार सूत्र वाला काम करना है। तो इसमें सुनुई छील देते हैं, सुनुई छील का मतलब समझ रहे हो ना। सुनुई छील का मतलब जो कांटे वाले जो है छोटे छोटे पत्ती होती है इस तरह से, इस पर कांटे लगे होते हैं, जैसे नाखनी ऐसी को कहते हैं सुनुई। क्या बोलते हैं जो सुनुई, हाँ, जो सारों में नहीं लोग नजर न लगे रखते हैं छोटा छोटा, तो उसी का दूध निकालते हैं। जैसे उस पर चीरा मार के ना बहुत कम निकलता है। सुबह जाके एकदम सुबह भोर में, हम लोग भोर में जाते थे, भोर में जाके एकदम 5 बजे चीरा मार के ब्रेड से ना एक बड़ी सी शीशे वाली चीज है, प्लास्टिक में रहेगी तो गल जाएगी, शीशे वाली एक बोतल लेके छोटी सी, उसी में दूध इकट्ठा कर लेते थे, इकट्ठा करके फिर उसको बंद करके हिला के रख देते थे ताकि जमता भी हो जाए। सुनी चीजें चाहे और क्या मदार का पेड़, इसका भी दूध ले सकते हैं। और बाद में आता है हल्दी, इसकी कोटिंग करते हैं, 21 बार कोटिंग करते हैं। कैसे कोटिंग? अरे कोटिंग का मतलब ये धागा बांध दिए यहाँ से यहाँ तक, हम तो जंगले में ही बांध देते हैं कई बार, फिर आकर के मतलब सबको मिलता है, आप 5 मीटर बनाएंगे, आप 5 मीटर, आप 5 मीटर, 5-5 मीटर, पर इसका नहीं, सबका अलग अलग। अब कोई अपमान की जगह पे एलोवेरा दे दिया आपको गुगुल दे दिया आपने, मतलब सबका अलग अलग होता है कि मतलब सबका अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है। आप लोग देखेंगे किसका अच्छा जा रहा है, तो गंदा नहीं होता होगा सर, धूल मिट्टी उसमें नहीं। अरे आप अपने हॉस्टल में जो दरवाजा बंद करके या अपना स्टैंड बना के करेंगे ना, घर में करेंगे ना, छाए में सुखाना होता है, धूप में नहीं। पंखे चला के सुखा सकते हैं आप, लेकिन धूप में नहीं, ठीक ना। तो उसमें अलग अलग करके बनाते हैं और उससे बनता है छाछ। पर इसको डायरेक्ट इसके बाद नहीं यूज करते हैं, क्योंकि आपने तो बैक्टीरिया, यहाँ भी बैक्टीरिया है तो भाई कमरे में भी तो बैक्टीरिया है ना, तो फिर उसको जो लेजर लाइट वाली एक काफी एक चैम्बर है, उसमें धागे बांध के उसी के अंदर डाल देते हैं स्टेलाइज। हाँ, उसमें होता है यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस का एक चैम्बर होता है, उसमें डाल के छोड़ देते हैं और अल्ट्रावायलेट लग के उस पर उसको डिसइंफेक्टेड मतलब एकदम प्योर फार्म कर देता है। क्योंकि अगर हम बैक्टीरिया वाले में बांधे, हम तो बैक्टीरिया हटा रहे हैं फिर और बैक्टीरिया घुसा रहे हैं अंदर, तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो ये चीज होती है। तो ये तीनों का इक्वेशन कोटिंग करने के बाद हमारा प्रिपरेशन होता है छाछ का, और फिस्टुला में वही छाछ को बांध देते हैं और फिर ये कटिंग करते करते धीरे धीरे छाछ को बाहर आ जाता है। पर एक ही छाछ तो नहीं, इसको 3 दिन में बदलना होता है, क्योंकि जो कोटिंग है ना ये गल के एक बार कटिंग करेगी, ठीक, ये काम कटिंग का हो गया, ये कटिंग करेगा, ये हल्दी क्या है हीलिंग करेगा। तो ये तीनों मिलकर ना अपना पूरा अच्छे से काम कर देते हैं, ठीक ना। तो ये जो फिस्टुला नैनो है, फिस्टुला नैनो में इसका छाछ का एप्लीकेशन करते हैं बात में, और वो धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू डीप, जितना डीप खा होगा उसी तरह से धीरे धीरे कटेगा। किसी का 10 दिन में कट गया, 15 दिन में, 20 दिन में, किसी का 1 महीने में कटता है, ठीक। और आप ड्रेसिंग करोगे इसका प्रॉपर्ली अगर डेंटिस्ट को आपने नहीं हटाया, देखो सर्जरी ही बहुत अच्छी बात नहीं है, आप बहुत अच्छे सर्जन हो, ठीक है, लेकिन आपने अगर उसके बाद जो पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट है अगर आपने अच्छे से नहीं दिया तो सब सर्जरी बेकार हो जाएगी। आपको क्या बैक्टीरिया मतलब एंटीबायोटिक क्या देना है,
प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, पेशेंट को क्या खाने के लिए बोलना है, उसका रहन सहन, दिनचर्या रात्रिचर्या कैसे होना चाहिए, सारा चीज़ आपको बताना होता है। और ये प्रैक्टिकल में होता है कि एक एक लोग को दो दो पेशेंट दे दिया जाता है और देखते हैं टीचर आके जो प्रोफेसर हैं कि नहीं सब पेशेंट ओके हैं। अगर कोई पेशेंट बता रहा है कि नहीं सर हमें अभी भी पेन हो रहा है, अभी प्रॉब्लम हो रही है, तो यानी आपकी गलती हो जाएगी, फिर आपको बताया जाएगा कि बेटा इस तरह से करना है, नहीं तो आप अपने प्रैक्टिस फील्ड में आप गलत कर जाओगे, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन के तौर पर, और उसमें सीट दिमाग कराते हैं। सीट दिमाग में एक टब में पानी गर्म करके उसी में बैठने के लिए बोल देते हैं 10 मिनट। पेल्विक रीजन को टब में पानी दे के बीटाडीन का सॉल्यूशन डाल के, ठीक, या फिटकरी डाल के उसी में बैठाना होता है। उससे दो काम होता है, क्योंकि इस एरिया में जो भी डेब्रिस रहेंगे ना वो भी डिसॉल्व होकर निकल जाएंगे, और दूसरी बात उस एरिया की थोड़ी सेकाई हो जाएगी, तो पेन भी कम होगा, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो ये चीज़ होता है। और फिर करते करते ये धागा बाहर आ जाता है। इसमें कम से कम 3 से 5 धागे लगते हैं। अब अगर बहुत डीप में है तो 8 भी धागे लग सकते हैं, और तीसरे दिन धागा बदलना होता है, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस फिस्टुला एनेमा का, ये पूरा करना पड़ता है, ठीक है। ये टॉपिक से थोड़ा हट हो गया, लेकिन ये टॉपिक से हट गए, पर मोस्ट ऑफ द केसेस आपको अगर दिन भर में आपकी अगर ओपीडी 20 हो रही है तो 20 में 1-2 जरूर मिल जाएंगे। डेली बता रहा हूँ कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, सर मैं लैट्रिन करने गया ब्लड हो गया, सर मैं लैट्रिन करने जाता हूँ तो एनल कैनाल में बहुत पेन होता है। ये चीज़ आपको 20 पेशेंट में एक जरूर बताएगा डेली। क्यों? क्योंकि उनकी दिनचर्या रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का पालन नहीं कर रहे हैं, वो स्टिंग पी रहे हैं, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वो कोक पी रहे हैं, कहीं नहीं लिखा है कोक पीने के लिए, ये सब सारी चीज़ें बेकार है, पेट के लिए बहुत खराब चीज़ है, लेकिन पी रहे हैं। मैं छाछ पीना चाहिए, यहाँ पे छाछ कौन पी रहा है, सब लोग। और रिस्पेक्ट में भी अगर कोई मेहमान दिया जाए तो उनको छाछ बहुत पीछे हैं लोग, छाछ ही दे रहे हैं, गुड़ पिला बिल्कुल रख दो आप, गुड़ खाने से आपका पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, ठीक ना। लेकिन आप गुड़ रखोगे तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। और शाम को अगर नॉनवेज नहीं बनाया, अगर नॉनवेज खाने वाले हो तो वो खाएंगे, भले वो किसा हो जाए, पालिश हो जाए, या उसका ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ, लेकिन उस दिन जरूर खाएंगे और पिएंगे जरूर कुछ। तो ये सारी यही सब इसी की वजह से होता है, खान पान रहन सहन के हिसाब से ये होता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मैं संजोग से इस समय जो इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट 400 की स्पेशलिस्ट और पद्मश्री विजेता प्रोफेसर साहू जान रहे होंगे, पेचू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल 400 के स्थापक प्रोफेसर मनोरंजन साहू, नहीं सुना ना? प्रोफेसर मनोरंजन साहू के बारे में नहीं सुना? ये पेचू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, रहे हैं, अभी तो नहीं, अभी तो दूसरा सर हैं, रिटायर हो गए। संजोग से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, नहीं कहते हैं कि मतलब किसी को अगर अच्छे से चाहो ना तो मिल ही जाता है। तो मैं इसी चक्कर में था कि मतलब साहू सर पद्मश्री विजेता पूरे ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में फेमस, उनके पास केसेस गाजीपुर बनारस के नहीं, मतलब डिस्ट्रिक्ट नहीं, वो स्टेट बदल जाते हैं। जैसे कोई बहुत दूर दूर से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, इधर बंगाल से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, ऐसे पेशेंट आए थे वहाँ। मैं पहले दिन गया था, सोमवार के दिन 20 पेशेंट थे होते एनोरेक्टल, तो किसी को पाइल्स, किसी को फिस्टुला, मतलब यही सारी थी, 3 मुख्य रूप से बीमारियाँ यही सारी थी। और इसी काम मतलब अच्छा अच्छे से उनके साथ किए, और वो संयोग से फ्लाइट में मिल गए हमारे साथ, जब आना था साथी में, उनकी मैडम मिल गई, तो बातचीत होने लगी। तो वहाँ तो भाई इंटरनेशनल सेमिनार था, तो ऑल इंडिया से आए थे, और हम यूपी में वही बनारस के, एकदम से लगा हो जाता है ना। देखो यहाँ पे हमसे आपको भले ही लगा हुआ, मतलब हमारा घर बनारस में है, आपका भी घर बनारस में है, तो आप बगल में है। लेकिन अगर हम कहीं किसी दूसरे महाराष्ट्र में पहुँच जाए, तो जहाँ डॉक्टरों की संख्या बहुत ज़्यादा है और आपसे परिचय हो जाता है, कहाँ से बना, अरे बनारस से, अरे भाई अरे सामने चाय पीते हैं तुम, तो अरे चलिए चाय पीते हैं भाई, एक ही जगह तो जस्ट वही मेरे साथ हुआ। अपने उस पर थे हम लोग, क्या कहते हैं, हवाई अड्डे पे, तो मैडम वहीं बातचीत होने लगा। हमने कहा कि गाजीपुर तो बनारस में कहाँ से पास आउट होने लगा है, अभी आप एकदम बेटे से वो खिलाया उन्होंने, तो साउथ सर आए, तो जस्ट अपने बात रखी, सर हम सीखने के लिए बड़ा परेशान रहते हैं और इस तरह से कोई सिखाता नहीं है, क्या हो गया, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा इन्वर्टर में थोड़ा सा चाहते हैं कि मतलब अच्छी प्रॉब्लम कैसे आती हैं,
और जो दूसरा छोटा डॉक्टर खराब करके भेजते हैं तो उसको भी। तो उन्होंने पता नहीं क्या चाय पिलाई थे, बड़ी महंगी चाय थी, 200 रुपये कप वाली। अब एयरपोर्ट पे ही चाय मिलती है भाई, हम तो यहाँ खड़े होकर 5 रुपये 10 रुपये चाय पी रहे ना, पर उतने ही चाय वो 200 मिल गया। सर ने पिलाया, फिर हमने कहा सर इस तरह से अपॉर्चुनिटी दे दी। कहा कि आओ, मैं माता आनंदमयी हॉस्पिटल है वहाँ पे शिवालय के पास बनारस में, फ्री होता है वहाँ पे इलाज। हमने सर से पूछा कि सर 20 पेशेंट हो, कहे नहीं यार फ्री, बहुत पैसा कमा लिया ये चूस लेके यहाँ तक। अब 20 लोगों का फ्री में ऑपरेशन हुआ और पहले दिन उन्होंने पकड़ा दिया हमको, मतलब एक टीचर से एयरपोर्ट पे परिचय हुआ, हमने अपना परिचय बताया कि हम पीजी सर SDM, तो पहले उन्होंने कहा फंस गए। हमने कहा सर फंस तो गए लेकिन निकल भी सकते हैं, अगर सर आप थोड़ा सा कहें आइए हमारे। मैं कह गया, उन्होंने पकड़ा दिया, देखो वाश करा दिया, ग्लव्स पहना दिया, फिर देखो तो आप बताओ किस साइड में कहा हो, एनल कैनाल के बिना देखे बताना, उंगली करके आप करोगे। हमको तो लगा, मैंने कहा सर ऊपर साइड में लगा ऐसा कुछ कहा, अभी पहला दिन है, ये उंगली आपकी इतना जो है ना, ये आपकी उंगली ये आँख हो गई, आप ये आँख है, और आप कहीं भी हाथ लगा दोगे तो आप जान जाओगे कि क्या चीज़ है। हम भी पहले शुरू में ऐसे ही थे, लेकिन अब इतना एक्सपीरियंस हो गया कि कहीं भी रखते हैं तो हम बता देंगे कि ये किस तरह घाव है, कितना दिन पहले का घाव है और कितनी बार ये ऑपरेशन करवा चुका है, झोला छाप या जो भी डॉक्टरों से, इतना तक नॉलेज मिल गया अपॉर्चुनिटी। मुझे 20 ऑपरेशन मिलते थे आपने, लेकिन खड़ा करा दिया यार उन्होंने, एकदम से 12 बजे से लेकर 4 बजे तक खड़े रहे। हम तो सोचे जैसे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो हम बैठ के देना। एक बात जान लो, पहली बार गलती की हो तो माफ कर देना, जब मैं ऊँटी में घुस जाऊँ और जब तक ऊँटी से निकल नहीं हो खड़ा रहना, कोई बैठा नहीं आज तक, बैठेगा कहीं साहू और सब खड़े रहेंगे। हमने कहा ठीक है सर, अब चूंकि बैठने का मतलब वो बैठ के ही तो करेंगे ना भाई, बैठ के ही इलेक्ट्रल एरिया में एक्सपोज करके करेंगे, इसलिए वो बैठते हैं। पर हमको भी करना था, हमको खड़े होकर करना, एक साउथ से बैठे तो इसे करना, जो भी देखना है, जो भी प्रोग्राम करना है। तो हर सोमवार को जाना है, 3-4 सोमवार जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे केस चालू करूँगा तो सही रहेगा। कहाँ पे? अरे यहीं पे आज केस आएंगे ना, एक आध तो आएंगे ना। मैं सबसे बोल दूँगा सर अगर कोई पाइल्स का केस हो, फिशर का केस हो, फिस्टुला का केस हो, तो यहाँ पे आप रोक के रखिए। 3 दिन में आता हूँ क्लास लेके, 10-15 मिनट काम है, तो हम लोग कोई बिल्कुल जो रहेगा तो उसी में बनाएंगे कैसे वाश कराना है, क्या करना है, पोजीशन लीथोटोमी पोजीशन क्या होती है, लीथोटोमी पोजीशन में करके एनोडक्टल एरिया का ओटी करते हैं जो भी है। और उसमें बहुत बड़ा ओटी नहीं है कि आप एकदम से उसको बेहोश नहीं करना, लोकल में करना है। आपको लोकल में कहाँ इंजेक्शन लगाना होता है, क्या करना होता है, लिग्नोकेन लगा के हो जाएगा। लिग्नोकेन लगा के आपको खाली वो कर सकते हैं ना, हाँ लिग्नोकेन ही करते हैं लोकल एरिया में, सर्फेस एरिया, हाँ पूरा एरिया को एनेस्थेटाइज करके और आराम से कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। तो ये चीज आपका स्पेशलाइजेशन है, मतलब समझ लीजिए कि आप एक आयुर्वेदिक सर्जन हो तो आपको एनोडक्टल एरिया पे ही गवर्नमेंट ध्यान देगी और उस पर फोकस करती है, न कि जनरल। क्योंकि IMA वाला हमेशा आंग भी कर रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, आप एब्डोमेन नहीं कर सकते, आप हिस्टेक्टोमी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। एनोडक्टल आपका सेफ है, एनोडक्टल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है, ठीक, हाइड्रोसिल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है, आप इसका अच्छे से वो कर सकते हैं। एक बार माइंड में आप रखिए, और ये काम आप BMS पे ही कर सकते हैं, आपको MS करने की कोई जरूरत नहीं है। आप MS कर रहे हैं तो वो बात अलग है कि आप ऊपर भी आ सकते हैं, एब्डोमेन में भी, ये तो आपको हुनर के ऊपर है, आपकी स्किल के ऊपर है, लेकिन ये चीज़ आप BMS लेवल पे ही कर सकते हैं। और एनोडक्टल आप जिस दिन कर लिए तो आपका कौन सा मान के चलो महीने का 30 ऑपरेशन तो आपके हाथ में है, मिनिमम 30, क्योंकि ऐसा समाज में व्याप्त हो गया खान रहन सहन कि मतलब आपको एनोडक्टल के केसेस मिलेंगे, और एक एनोडक्टल केसेस का मतलब कम से कम 15,000, तो 15,000 का एक केस है और महीने में 30 ऑपरेशन मिल गए तो 4.5 लाख कैसे हो गया। और प्रैक्टिस भी तो करेंगे ना, 150-200 की OPD करेंगे तो हम मिनिमम अगर 5 लाख रुपया महीना भी बचाते हैं ना एक BMS लेवल पे, तो कोई बहुत खराब नहीं है। आप 4-व्हीलर गाड़ी तो मेंटेन कर सकते हैं, 2 स्टाफ भी उसमें रख सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो करना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बता रहा था आपको, एनोडक्टल लगाया तो किया जाएगा साथ में मिलकर, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो मैं जान रहा हूँ वो बताऊँ, क्योंकि उसको रखने से कुछ होगा नहीं, पड़ेगा। बस ये कॉन्सेप्ट सब लोग जानते हैं कि जितना ज्ञान धीरे बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे नहीं है यार, ये तो बात है। अब यहीं के सर्जन जो भी हैं
कहाँ कोई बताता है? कोई नहीं बताता। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आयुर्वेदिक सर्जन का, एलोपैथी का नहीं है, आयुर्वेदिक सर्जन का। नहीं तो यहीं पे मेडिकल कॉलेज है, जाके देखिए जो JR जो SR है, MD MS का जो MS का क्या है, वो पूरा वही कर रहे हैं। प्रोफेसर तो बैठ कर अपना मोबाइल चला रहा है, बगल में बैठ के आराम से बैठ कर जाते रहते हैं। हो रहा है, ठीक है, बैठो 300 रेशो तो भी कर दिया, ठीक है, चौथा कौन सा केस है इसका, राइट कर दो इसको, और पॉलिसी जो इसको भी करो। आप लोग क्यों खड़े हो? चलो कोई करो, आप आपका रहेंगे सर, अरे करो, हम हैं खड़ा, करो चीरा मारो, इस तरह सिखाते हैं। करो, हम हैं खड़े, कोई गलत करोगे तो आराम करो, यहाँ से करना है, इस तरह से, इसको इस तरह से पकड़ो, तब पकड़ता है ना। एकदम दिखवा के क्या, कितना दिखवाओ भाई, साल 2 साल 3 साल दिखवा के इसके बाद डिग्री लेके आओ, अब फील्ड में आ गया तो हाथ कांपता है। कहीं कभी तो ये है, देखने से वीडियो तो मोबाइल में भी दिखा रहा है, उससे कुछ नहीं होता, बिना से नहीं ज्ञान होता है। ये सारी चीजें ठीक है। तो बता के बाद प्रमाण की बात, तो कहाँ पे पहुँचे हैं? किसका? मांस बात का हो गया, वसा का लिखिए, वसा। मुझे सारा है हाँ?